सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट विज्ञान मॉडल पेपर। जी हाँ फ्रेंड्स, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है रात के 10 बजे होती है और डेली हम आप सभी को हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए यानी आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। जिसमें जो आपका विज्ञान पेपर होता है 25 नंबर का होता है, ठीक है, जिसमें 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय, अति लघु और लघु उत्तरीय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड्स, चूना पत्थर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो चूना पत्थर का जो सूत्र होता है, ठीक है, CaCO3। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड आपका प्रश्न है कि सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतर होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आपके घर में आई थिंक सोलर सेल लगा होगा। तो सोलर सेल किससे चार्ज होता है? प्रकाश से, यानी सूर्य की ऊष्मा से वो चार्ज होता है और विद्युत ऊर्जा में उससे आप लाइट बल्ब जला सकते हो। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसके थ्रू आप जला सकते हो। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा है कि सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो इस तरीके से प्रकाश जो ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। तीसरा जो आपका प्रश्न है कि पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो फ्रेंड, जो पेलेग्रा रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। फोर्थ प्रश्न है कि जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया था। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है शकरकंद में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है वह उत्तोलक जिसमें आलम एवं आयाम के मध्य भार है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि जैसे मध्य में भार होता है और आलम उसके साइड, मतलब मध्य में भार और उसके दोनों साइड आलम और आयाम होता है। आलम क्या होता है? उसका टर्निंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कूड़ा ढोने वाला जो भी इस तरीके से देखा होगा, ठीक है, इधर नीचे चक्का होता है और इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हम लोग ले जाते हैं। तो यहाँ पे पूरा कूड़ा होता है। या आपने ट्राली देखा होगा, तो इधर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमारा टर्निंग पॉइंट होता है, इधर से क्या होता है, यहाँ पर भार होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयाम के मध्य भार होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा सी बिल्कुल सही है। और भी आंसर कर सकते हो, जैसे हैंड पंप हो गया, चाकू हो गया, फावड़ा हो गया, वो किस प्रकार के उत्तोलक में आते हैं, हमने कई बार ही डिस्कस किया। तो फ्रेंड चलिए इसको भी मैं बता देती हूँ। जैसे चाकू हो गया, जो चाकू है वो क्या है, जैसे चिमटा हो गया, चाकू हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका चाकू होता है, ठीक है, इस तरीके से चाकू होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप पकड़ते हो लेकिन आप बीच में बल लगाते हो। यहाँ पर आपका काम होता है, यहाँ पे आलम्ब होता है, यानी आप किसी भी साइड घुमा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, जब बीच में आप एफर्ट लगाते हो, बल लगाते हो, तो वह तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। जैसे मैंने आप सभी को चिमटा का एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप सभी रोटी बनाती होंगी तो आपका जो टर्निंग पॉइंट, यानी आप यहाँ से तो पकड़ती हैं, यानी कि किसी भी साइड घुमा सकती हैं आप, यहाँ पे आप बल लगाते हैं। जब यहाँ पर आप बल लगाएंगे, अब जब आप बनाना तो आप देखना, जब आप यहाँ पे बल लगाएंगे तो कुछ भी आपका काम नहीं होगा। लेकिन जब जैसे यहाँ पे आप बल लगाते हैं, यहाँ पे जब आप अपने उंगली से प्रेस करती हैं तो यहाँ से आपका काम होता है। सो ये आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। जो फावड़ा हो गया, बैट हो गया, जैसे फावड़ा जो होता है यानी जो कुदाल होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है, वैसे ही बना रही हूँ, इस प्रकार से होता है। तो यानी यहाँ से आप क्या करते हो, यहाँ से इसको पकड़ते हो, यानी ये इसका क्या होता है, आलम्ब होता है। क्लियर। यहाँ से आप जब पकड़ते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप बल लगाएंगे तो कुछ भी काम नहीं, बीच में आप सभी को बल लगाना पड़ता है, यानी यहाँ बीच में बल लगाना पड़ता है। और यहाँ से आपका जो भी मिट्टी निकालने का काम होता है, यहाँ से आपका वर्क होता है। तो यहाँ पर जब बीच में बल होता है तो वह क्या होता है, तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। अब बात करते हैं हैंड पंप की। हैंड पंप की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आपका
हैंड पंप होता है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से ये चलाने वाला होता है और यहाँ से आपका पानी गिरता है, ठीक है। ये नल मैंने बनाया अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। यहाँ से ये पानी गिर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे नल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले तो यहाँ आप जब बल लगाते हो यहाँ पे आलम्ब होता है और यहाँ से आपका वर्क होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ से आपका वर्क हो रहा है, यहाँ आलम्ब, क्योंकि यही टर्निंग पॉइंट है। आप इसी के थ्रू कहीं भी इधर उधर ऊपर नीचे कर सकते हो और यहाँ पर आप बल लगाते हो, यानी यहाँ बीच में आलम्ब है, इधर आप एफर्ट लगा रहे हो और इधर काम हो रहा है। तो जब बीच में आलम्ब होता है वह प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। आई होप कि आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा सी है, यहाँ पे पूछा है कि भार जो बीच में रहता है, आलम्ब और आयाम, तो इसलिए ट्राली जो होता है, क्योंकि जो भार होता है बीच में होता है, यहाँ हम क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, यानी हम जो कुछ भी हो टर्निंग पॉइंट हम चलाते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे ट्राली बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। अब चलिए अति लघु की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें 6 प्रश्न है कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जो सूर्य जो है सबको प्रकाशित करता है, ऊष्मा का ये सबसे अच्छा स्रोत है। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है हमारा बुध, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 आपका प्रश्न है कि मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल कितनी संख्या है। तो फ्रेंड्स जो मानव का खोपड़ी होता है, ठीक है, यहाँ पे जो खोपड़ी होता है, यहाँ पे मानव की यहाँ हड्डियों यानी जो बोन्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है 29 होती है। यानी अगर आप कह सकते हो अगर शरीर की कुल हड्डियों की संख्या अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हो जाएगा 206। तो फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि मानव के शरीर में मानव की खोपड़ी में कुल उपस्थित हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 29। प्रश्न नंबर 8 है कि कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन। हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, यानी जो छोटे छोटे कीट होते हैं, ठीक है, उनका जो भी मतलब जो निष्कासन यानी जो खराब पदार्थ होते हैं वो किस प्रकार किस उत्सर्जी अंग द्वारा वो निकलते हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ पे आंसर जो हो जाएगा मैल पिगन, या आप इसको याद कर सकते हो निसर्ग नालिकाएं ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 है कि किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो देखिए अम्ल का जो सूत्र हो जाता है HNO3 H2SO4, HCl। क्षार का जो सूत्र होता है NOH KOH NH4 OH MgOH2। देखिए फ्रेंड्स अगला जो 10 प्रश्न है कि FeO2O3 लोहे की संयोजकता कितनी है। तो फ्रेंड्स Fe2O3 में लोहे की संयोजकता जो है वो है +3। 11 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है, लिखिए। तो ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा संवहन पानी द्वारा। तो ये पूरा अति लघु खत्म हो गया, बहुविकल्पीय और अति लघु पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ से लघु उत्तरीय स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है। लिटमस पत्र द्वारा कैसे पहचानेंगे कि अम्लीय ऑक्साइड है या भास्मिक ऑक्साइड। रासायनिक अभिक्रिया लिखें। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी धातुएं ऑक्सीजन के संयोग से भास्मिक ऑक्साइड बनाती है, यानी आप कह सकते हो बेसिक ऑक्साइड बनाती है। और अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए प्रायः हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। लिटमस पेपर जो होता है नीले एवं लाल कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबाने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र जो होता है वो क्षार में डुबाने पर नीला हो जाता है। अगला जो प्रश्न है कि कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण डिबलर कल्टीवेटर की उपयोगिता क्या है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा डिबलर की उपयोगिता क्या होती है। कल्टीवेटर यानी जो ये होता है रबी के फसल के बीजों को बोने का साधारण एक यंत्र है, ठीक है। इसके द्वारा छिद्रों के माध्यम से बीज बोया जाता है, जिसमें फसल का औसत उत्पादन अधिक होता है, और यह गेहूं बोए जाते हैं, इसके द्वारा धान नहीं बोया जाता। कल्टीवेटर की अगर हम बात करें तो ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर यंत्रों का उपयोग करके खेतों की जुताई मिट्टी को उलट पुलट कर दिया जाता है, और इसमें मिट्टी में गुणात्मक सुधार होता है, और इन यंत्रों से श्रम एवं समय की भी बचत होती है। देखिए फ्रेंड्स अगला जो आपका प्रश्न है कि परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से क्या संबंध है।
आप परिवेश को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे? तो फ्रेंड्स ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। जो भी आपका वातावरण है, किस तरीके से आप उसका मतलब स्वस्थ स्वच्छ रख सकते हो, ठीक है, आप इसको बहुत आसानी के साथ लिख सकते हो। इसको मुझे नहीं लगता कि डिस्कस करने से कोई फ़ायदा है। देखिए 15 प्रश्न है कि मानव के श्वसन अंग का निम्नांकित चित्र बनाइए। तो जो श्वसन अंग है, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, या यहाँ पे मुख गुहा, गर्सनी, ये श्वास नलिका है। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए 16 प्रश्न है कि हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ कहाँ करते हैं, ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न तरीके। इस जितने भी क्वेश्चन है हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्योंकि रिविज़न के लिए फिर से हमने आप सभी को एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि हम ऊर्जा, और देखिए फ्रेंड्स जितने भी आपके 2000 आप सभी के जो कमेंट्स आ रहे हैं कि जितने भी प्रीवियस पेपर है आप एक बारी उसको सॉल्व करवा दीजिए। तो फ्रेंड्स ये 2017 का पेपर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका 2018-2019 का पेपर मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल यहाँ पे अपव्यय कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन जो है, ऊर्जा मानव जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। मानव की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कि मकान, कपड़ा, भोजन, रेल, सड़क, जलवायु, परिवहन, संचार, सूचना एवं प्रसारण एवं अन्य मानव संसाधनों के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता बेहद ही, और आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न उपाय। ऊर्जा का अपव्यय जो है बहुत ही कम, उसको रोकना चाहिए, ठीक है, यानी जो खर्च है जीवाश्म ईंधन यानी जैसे कोयला, कच्चा तेल का उपयोग कम से कम करना चाहिए। और उसके बाद देखिए ऊर्जा का सामूहिक उपयोग करना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद देखिए वृक्षों की कटाई पर रोक लगनी चाहिए। ईंधन की कम खपत वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए 17 प्रश्न है कि हमारे प्रतिदिन के भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले किसी रोग का नाम बताइए, लक्षण और उससे बचने का उपाय। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाते हैं। इसके लक्षण चर्म रोग, त्वचा पर चकत्ते, आँखों जो आँख है वो कमज़ोर होने लगती हैं। उपाय विटामिन ए से युक्त पदार्थ यानी जो भी डॉक्टर सलाह देते हैं वैसा ही भोजन करें। उसके बाद देखिए 18 जो प्रश्न है, भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं, भूकंप से बचने के उपाय क्या हैं, प्रबंधन के क्या क्या तरीके हैं, स्तर अपनाएंगे। तो फ्रेंड्स भूकंप आने के कारण ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी का सिकुड़ना, गलन तथा भ्रंश, भू संतुलन, मनुष्य पर भूकंप का प्रभाव क्या पड़ता है। तो इससे बहुत सारी यानी इससे धन जन की अपार हानि होती है। कई बार भूकंप से नदियों के मार्ग के रुकावट पड़ जाती है और उनका प्रवाह रुक जाता है। जब समुद्री भाग में भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, जिससे जलयानों यानी जो भी जलयान होते हैं उसे भारी क्षति पहुंचती है। भूकंप से भूपटल पर बड़े बड़े भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे यातायात में बड़ी बाधा पड़ती है। इससे लाभ क्या होता है, तो भूकंप से जितनी क्षति होती है उसका 1/100 भाग भी लाभ नहीं होता है, लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी होता है, ठीक है। यानी 100% में से आप कह सकते हो 1% कह सकते हो कि लाभ होता है, जिसमें भूकंपीय तरंगों से हमें भूगर्भ का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। भूकंप से भूस्खलन की क्रिया होती है जो अपक्षय में सहायक होती है, क्योंकि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। इससे जो मिट्टियाँ होती हैं वो आप कह सकते हो जो पत्थर होते हैं मिट्टी का रूप ले लेती है, ठीक है। भूकंप से बड़े पैमानों में बलन या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे पर्वत, पठार, घाट या कई स्थलकृतियों का जन्म होता है। कई बार भूकंपीय भ्रंशों से जल स्रोतों का जन्म हो जाता है, यानी कहीं से जल निकलने लगता है। भूकंप से बचने के उपाय क्या है, तो भूकंप के आने के समय विद्यालय व भवन से तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए, और मकान बहुमंजिली है तो मकान से बाहर निकल, यानी कई मंजिल के मकान है तो उससे बाहर निकल जाना चाहिए। तो ये तो 2017 के कुल पूछे हुए साइंस के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें आप सभी को, क्योंकि हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसमें ज़्यादा और वेरी सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।